हाँ जी, कल कहाँ तक हो गया था फ्लूइड मैकेनिक्स? कहाँ तक हो गया था कल? पहले यूनिट में कोई दिक्कत है? हाँ जी, पहली यूनिट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कितना लेते हैं? लेस देन 6 mm। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर, या कंप्लीट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। फर्स्ट हमने बात करी प्रेशर की और प्रेशर मेजरमेंट की, और प्रेशर मेजरमेंट में हमने वेरियस यूनिट ऑफ प्रेशर्स की देखी। 7 से 8 यूनिट हमने देखी है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच पीएसआई। एक पीएसआई लिखाया था, कितना लिखा था आपने? 6। नहीं नहीं, एटीएम की नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? 1888 नहीं है वो, 6888.1 होगा। 6888.1 1 नहीं है वो, 6888.1 है। 6888.1 पास्कल के बराबर। 180 में इज इक्वल टू कितने कितने पीएसआई होते हैं? 14.696 पीएसआई। ठीक है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एचजी। और अगर हम एक टॉर की बात करें तो पास्कल में कितना होता है? 133.33 पास्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए, नेक्स्ट है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास वेरियस डिवाइसेस होती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? पहला है बैरोमीटर, दूसरा है आपके कौन से, उनको क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। और तीसरे हैं आपके मैकेनिकल डिवाइसेस। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है भाई? हाँ जी, किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और इसका, ये बैरोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था? किसने किया था? टोरिसेली ने। टोरिसेली ने इसका इन्वेंशन किया था। इसी के नाम पर एक यूनिट रखी गई प्रेशर की, जिसको क्या बोलते हैं? टॉर बोलते हैं। और टॉर क्या होता है कि ये देखिए, टोरिसेली जो है ये एक इस तरीके से का डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है? लिक्विड जो है वो कौन सा होगा? मरकरी। और मरकरी जो है वो प्रेशर की वजह से क्या करती है? राइज करती है। तो कितने mm ऑफ Hg? 1 mm ऑफ Hg जो है, अगर वो राइज कर रहा है लिक्विड, तो उसको क्या बोलते हैं? तो 1 टॉर इज इक्वल टू जो है, अगर हम यहां पर बात करते हैं, 1 टॉर जो है वो किसके बराबर होता है? 1 mm ऑफ Hg। इसको क्या बोला जाता है? और ये किसके लिए यूज होता है? टोरिसेली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। यहां पर अगर हम डिवाइसेस, इसकी डिवाइस की बात करें तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो हम मरकरी क्यों यूज करते हैं? हाँ जी, मरकरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और वेपर प्रेशर जो है इसका क्या होता है? लो वेपर प्रेशर होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके डिफरेंट मैनोमीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा होता है भाई? हाँ जी, पीजोमीटर। पीजोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? इसको लो टू मॉडरेट
मॉडरेट जो है गेज प्रेशर के लिए इसको यूज किया जाता है। और पीजोमीटर किसके लिए यूज नहीं होता है भाई? पीजोमीटर जो है गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो पीजोमीटर जो है इसमें हम कौन सा यहां पर मॉडरेट गेज प्रेशर को यहां पर मेजर करते हैं। ठीक है, ये यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड फॉर किसके लिए? गैसेस प्रेशर। तो गैसेस के प्रेशर को पीजोमीटर से हम जो है फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर जो है इसके बाद कौन सा मीटर आता है, कौन सा मैनोमीटर आता है? यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर जो भी इसकी खामियां थी किसकी? पीजोमीटर की, वो खामियां जो है वो किस में निरस्त हो जाती है? तो यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर में ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ये हाई प्रेशर गेज के लिए और लो प्रेशर गेज के लिए दोनों के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम दो, एक जो है किस तरीके का डिवाइस होता है भाई? वो इस तरीके का डिवाइस होता है। यहां पर जो है ये आपका कौन सा फ्लूइड है? जिस फ्लूइड को आप जो है क्या करना चाहते हैं, जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, यहां पर हम इस तरीके का डिवाइस जो है वो यूज करते हैं। और एक तरफ जो यहां पर कौन सा फ्लूइड होगा? यहां पर हम फ्लूइड यूज करते हैं जिसका जो है वो क्या होता है? हाँ जी, जिसका ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। वो अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा भाई? ये इसको बाहर लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और ये आपका क्या हो गया? ये आपके लिक्विड की क्या हो गई? तो यहां पर ये डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो क्या होता है? लिक्विड से। यहां पर हम क्या करते हैं कि ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां पर जो है वो हमारे पास क्या हो? कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, इधर देखो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यहां पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब देखिए इसके नीचे जो है प्रेशर तो सेम रहेगा, उसको प्लस माइनस करने की जरूरत है। हाँ जी, उसको प्लस माइनस करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए कि हम डेटम जो लेते हैं, ऐसा डेटम लेते हैं जहां पर दोनों लिंब में लिक्विड कौन सा हो? सेम हो। कौन सा लिंब लेते हैं? ऐसा डेटम लेते हैं जहां पर दोनों लिंब, इसको क्या बोलेंगे? एक लिंब ये होगा इसका, एक लिंब ये होगा यूट्यूब मैनोमीटर का। तो ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर क्या हुआ? सपोज मैंने यहां पर मान लिया कि ये हमने कौन सा लिक्विड रखा है? ये हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड रखा है। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का इस लिंब में देखो यहां पर है और यहां पर। तो अगर इस पॉइंट से मैं अगर इसमें स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो यहां पर भी कौन सा फ्लूइड दिख रहा है? इसके नीचे मैनोमेट्रिक, इसके नीचे। क्या अगर इन दोनों में देखे तो इस नीचे के लिंब में प्रेशर इस वाले लिंब में, इस वाले लिंब में बराबर होगा कि नहीं? जब बराबर होगा तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या उनको कैलकुलेट करने की जरूरत है? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस लिंब में जो प्रेशर होगा, इस लिंब में प्रेशर होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं? हाँ जी, तो यहां पर अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं ए मान लूं, तो यहां पर क्या होगा? P ऑफ ए प्लस जो है इतना फ्लूइड का प्रेशर, तो ये फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा? रो इंटू जी इंटू H1 मान लीजिए इसको H1। तो ये आपका जो है किसके बराबर होगा? ये क्या होगा? H2। तो इज इक्वल टू रो ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू जी इंटू ये क्या हो जाएगा? H1 के बराबर, क्योंकि ये भी कितना है? H1 ही है। तो यहां से हम PA, रो हमारे पास दोनों के हैं, जी हमारे पास है, जो मैनोमेट्रिक लिम्ब में जो है इसका हाइट है ये हमारे पास H1 है। तो क्या हम PA निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जो है कौन सा यूज करते हैं हम? यूट्यूब मैनोमीटर को यूज करते हैं। अब इसकी कमी क्या होती है? कमी क्या होती है कि यहां पर सडन प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर जो है वो लिक्विड जो है लिम्ब में क्या होता है? राइज और फॉल होता है। ठीक है, जिससे कि हमको एक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट नहीं होता। फिर हम यूज करते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर का जो एडवांसमेंट है वो किस में देखा जाता है? हाँ जी, किस में देखा जाता है? सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। वो करेक्ट हमको यूट्यूब मैनोमीटर, जो हमको यूट्यूब मैनोमीटर में करेक्ट प्रेशर नहीं मिल पाता, वो किस में दिखता है? सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। वो वर्टिकल टाइप भी हो सकता है और वो इंक्लाइन टाइप भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, और एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, एक होता है माइक्रोमीटर। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि जब मैंने बात करी किसकी?
मैनोमीटर्स की। तो मैनोमीटर्स में आपका सबसे पहला आ गया आपका पीजोमीटर। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका यूट्यूब मैनोमीटर। तीसरा है सिंगल कॉलम। इसमें भी आपका एक होता है वर्टिकल, एक होता है आपका क्या, इंक्लाइंड। ये जो है एक्यूरेट, देन ये एक्यूरेट होता है किससे? यूट्यूब मैनोमीटर से। चौथा है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर किसके लिए यूज होता है? ये किसी पाइपलाइन में अगर किसी दो पॉइंट पर हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो ये हम क्या यूज करेंगे वहां पर? डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स पर प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। और एक पांचवा एंड इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर आपको स्मॉल डिफरेंस भी देता है। स्मॉल, अगर कहीं पर दो पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम है तो वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है किसकी हेल्प से? माइक्रोमीटर के लिए। तो यहां पर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस किसके लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस, तो मैकेनिकल डिवाइसेस में सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं। और नाम कौन कौन से हैं मैकेनिकल डिवाइसेस के? हाँ जी, पहला जो है, अगर हम यहां पर मैकेनिकल डिवाइस की बात करते हैं तो मैकेनिकल डिवाइसेस में कौन कौन से आ जाएंगे? एक आपका बॉर्डन गेज आ जाएगा। दूसरा है स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर आ जाएगा। तीसरा पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये जो है तीन इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है? मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी भी लिक्विड का। और प्रेशर मेजर लिक्विड का कैसे किया जाएगा? जब प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में होता है। ठीक है, ये है आपका स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर। और तीसरा है आपका कौन सा? पीजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये कोई नहीं पूछा गया, बॉर्डन ही पूछा गया आपसे। जो एग्जाम में पूछा गया है वो बॉर्डन गेज ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है प्रेशर मेजर करते हैं। तीसरा हम बात करेंगे यहां पर बियोंसी की। तीसरा टॉपिक यहां पर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक में हमने प्रेशर, वेरियस प्रेशर जो है आपके यूनिट से देखे थे। दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से प्रेशर को मेजर किया जाता है। और तीसरा है यहां पर हम बात करेंगे बियोंसी की। तो नेक्स्ट है बियोंसी एंड फ्लोटेशन एंड फ्लोटेशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो कौन सा है? वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी, क्योंकि अगर बियोंसी एंड फ्लोटेशन देख रहे हैं तो एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? हाँ जी, कोई वस्तु अगर पानी में पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है,
तो वहां पर उसके ऊपर एक क्या है, एक अपथ्रस्ट लगता है, और वो अपथ्रस्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना वेट वो वाटर का वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो उस जो अपथ्रस्ट है उस अपथ्रस्ट को बोलते हैं फोर्स ऑफ बियोंसी। ठीक है, कोई पार्टिकल जो है वो क्या है, अगर सबमर्ज्ड या पार्शियली या आपका फुली सबमर्ज्ड है, तो उस पर ये क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ बियोंसी, और वो फोर्स ऑफ बियोंसी एक्ट करेगा कहां पर, पॉइंट ऑफ बियोंसी पे, और ये एफ वी जो है यहां पर क्या होगा, गामा, ये गामा इंटू क्या होगा, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। ये हमारे पास किसके हिसाब से मिलता है हमको, ये हमको मिलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर। ठीक है, अब यहां पर बॉडी फ्लोट करेगी, बॉडी जो है न्यूट्रल स्टेट में सबमर्ज्ड होगी या बॉडी सिंक करेगी, ये किस बात पर निर्भर करता है, मैंने क्या कहा कि कोई बॉडी अगर ये फ्री वाटर सरफेस में रखूं, ठीक है, तीन बॉडी हम ले लेते हैं यहां पर, एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी आपका जो है ये है, और एक बॉडी ये है, और यहां तक ये क्या भरा पड़ा है, ये वाटर है। तीनों हम जो है यहां पर एक ही तरह की बॉडी, डिफरेंट उनकी क्या है, डेंसिटीज हैं, डिफरेंट क्या है, डेंसिटीज हैं, क्योंकि देखो बियोंसी, फोर्स ऑफ बियोंसी जो है वो किस बात पर, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर ये देखो, अगर एफ वी जो है वो वॉल्यूम किसके बराबर, टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट के बराबर हो जाए, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, जब वेट जो है फोर्स ऑफ बियोंसी पे कोइंसाइड कर जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेस, तो ऐसी बॉडी क्या होगी, सबमर्ज्ड होगी, और उसमें क्या होगा, दोनों की जो क्या है, क्योंकि फोर्स जो आपका यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर देखो इसका वेट भी लगेगा नीचे कहीं, हाँ जी इसका वेट भी लगेगा। अब अगर वेट को फोर्स ऑफ बियोंसी के बराबर कर दो, वेट को क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ बियोंसी, वेट क्या होता है, ये गामा ऑफ बॉडी इनटू जी होता है कि नहीं, और ये जो है फोर्स ऑफ बियोंसी गामा ऑफ लिक्विड इनटू जो है जी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू ये क्या हो जाएगा आपका वेट इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, और यहां पर ये क्या कहा, वॉल्यूम डिस्प्लेस के बराबर होगा। अब देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर वॉल्यूम डिस्प्लेस ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये जो है ये लिक्विड के इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जब ये बराबर हैं तो यानी इसका मतलब है कि यहां पर डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है वो किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है। तो यानी इस कंडीशन में वो न्यूट्रल स्टेट में रहेगी। न्यूट्रल स्टेट का मतलब है ना तो वो सिंक करेगी ना तो फ्लोट करेगी, ना वो सिंक करेगी ना तो वो फ्लोट करेगी। यानी इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, यहां पर ये बॉडी की जो क्या है डेंसिटी वो किसके बराबर है, लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है। अब क्या इस कंडीशन में आप ये बॉडी फ्लोट कर रही है, बॉडी फ्लोट कब करेगी, जब लिक्विड की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, लिक्विड की डेंसिटी अधिक हो। यहां पर लिक्विड की डेंसिटी अधिक है किससे, बॉडी की डेंसिटी से। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो उसके ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर ये वाला जो है ये वाला केस किसका है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका किसका केस है, सिंकिंग का केस। ये सिंकिंग के केस में क्या होता है कि जब बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा हो जाती है, जब बॉडी की डेंसिटी किससे, लिक्विड से अधिक हो जाती है, तो वो बॉडी क्या करती है, सिंक करती है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सिंकिंग की कंडीशन क्या होती है, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, और आपका जो है वो किसकी, सबमर्ज्ड की कंडीशन क्या होती है। ये क्या है, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड की कंडीशन है, ये जो है फ्लोटिंग की कंडीशन है, और ये जो है कंडीशन किसकी है, सिंकिंग की होती है। तो यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर जो शिप्स हम डिजाइन करते हैं, तो शिप्स की स्टेबिलिटी को यहां पर देखा जाता है किससे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो कोई बॉडी अगर लिक्विड में फ्लोटिंग स्टेट में है या सबमर्ज्ड स्टेट में है, तो उनकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे, वो जो है किसके हिसाब से चेक किया जाता है, यहां पर देखिए एक
वेट होगा, एक क्या होगा, पॉइंट ऑफ बियोंसी। जहां पर वेट एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सीजी बोलते हैं, और जहां पर ये अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ बियोंसी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बी वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ बियोंसी बोलेंगे, ठीक है। और ये जहां पर ये वेट एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन और जो है किसकी पोजीशन, इस पॉइंट ऑफ बियोंसी की पोजीशन, उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, या आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी भाई, हाँ जी, इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी, जब उसको रोटेशन दिया जाए तो वो अपने रोटेशन को पुनः प्राप्त कर जाए। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, हाँ जी, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में, और सॉरी स्टेबल कंडीशन में। ये वाली बॉडी जो है आपके कौन सी होगी, स्टेबल कंडीशन में। अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगी, अगर उसको थोड़ा सा भी रोटेशन दिया जाए तो वो रोटेट करता जाएगा, तो ऐसी बॉडी जो है वो किस में आ जाएगा, ये जो है अनस्टेबल कंडीशन में। और जो है अगर हम स्टेबल कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर स्टेबल कंडीशन की बात करें, सॉरी इक्विलिब्रियम कंडीशन की, अगर उसको रोटेशन हम प्रोवाइड कराएं तो फर्दर रोटेशन उसमें नहीं होगा, वो अपनी न्यू पोजीशन ले लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये स्टेटमेंट में ही पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और आपको जो है स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की चार स्टेटमेंट दे देगा, और एक स्टेटमेंट जो है उसमें क्या होगी, करेक्ट होगी, या तीन स्टेटमेंट में क्या होगी, गलत होगी। उस स्टेटमेंट से आपको फ्लोटिंग बॉडी का भी देता है और सबमर्ज्ड बॉडी का भी देता है, ठीक है। पहला हम किसकी बात करेंगे यहां पर, फ्लोटिंग बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम यहां पर बात करेंगे फ्लोटिंग बॉडी की। अब फ्लोटिंग बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोटिंग बॉडी आधा किस में है, ये हम फ्री सरफेस मानते हैं, वाटर का फ्री सरफेस, ठीक है। इसी एक्सिस पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, हाँ जी, इसी एक्सिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इसी एक्सिस पर जो है एक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ बियोंसी, ठीक है। ये सपोज क्या है इसका, ये जो है इसका सीजी है, और ये इसका क्या है यहां पर पॉइंट ऑफ बियोंसी है। ये क्या है इसका सीजी है, और ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ बियोंसी है। तो सीजी को जी से लिखते हैं, ये जी है और ये इसका क्या है बी है। अब अगर इसको यहां से रोटेशन दिया जाए, हल्का सा रोटेशन दिया जाए, तो क्या होगा इसमें, जी क्या बताता है, जी बताता है कि जहां पर सारा का सारा वेट कंसंट्रेटेड है, तो वेट इसका ऊपर कंसंट्रेटेड है और पॉइंट ऑफ बियोंसी नीचे है, ठीक है। अगर हम इसको हल्का सा रोटेट कर दें तो ये उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। यानी अगर यहां पर हल्का जो है हम इसको क्या दें, हल्का जो है हम इसको रोटेशन देते हैं तो ये क्या करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा। यानी इसका मतलब है अगर किसी बॉडी का वेट जो है वो ऊपर कंसंट्रेटेड होता है, वो बॉडी अनस्टेबल होती है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है अनस्टेबल की कंडीशन, अनस्टेबल की कंडीशन, अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है, अगर पॉइंट ऑफ बियोंसी जो है वो बी और जी दोनों कोइंसाइड करते हैं, बी और जी दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो यहां पर रोटेशन तो होगा पर फर्दर रोटेशन नहीं होगा।
रोटेशन तो होगा पर फर्दर रोटेशन नहीं होगा। देखो किसी प्लेन सरफेस पर गेंद है, आपने उसको लात मारा, किसी एक पॉइंट तक गई, क्या वो आगे जाएगी? नहीं जाएगी, उसी पॉइंट पर रुक जाएगी। तो यानी उसकी नई पोजीशन हो जाएगी। और ये पोजीशन किसकी वजह से होता है? जब यहां पर फोर्स फोर्स ऑफ बियोंसी ऑन जी दोनों क्या होता है, अगर यहां पर रोटेशन दिया तो रोटेशन पर जो है इसकी एक नई पोजीशन हो जाएगी, नई पोजीशन हो जाएगी। और यहां पर भी इनका जी और बी जो है वो क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कि जो ये कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब बताओ स्टेबल कंडीशन कौन सी होगी? जहां पर जो वेट है वो कहां पर? नीचे की तरफ लाई करे। ठीक है, अगर वेट नीचे की तरफ लाई करेगा और फोर्स ऑफ बियोंसी उसके ऊपर लाई करेगी। अब देखो उसको रोटेशन दिया, क्या वो नीचे से रोटेट हो पाएगा? क्या वो नीचे से रोटेट हो पाएगा? तो अगर उस पे ऊपर से रोटेशन आएगा तो नीचे से वो क्या करेगा? उसका अपोजिशन में एक जो है रोटेशन डेवलप करेगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन यहां पर क्या होगी? स्टेबल कंडीशन क्या होगी? देखो यहां पर क्या है इसका? ये फोर्स ये बी है और नीचे यहां पर ये क्या कर रहा है? यहां पर ये जी है। ठीक है, जैसे ही यहां पर रोटेशन डेवलप होता है तो इस डायरेक्शन से क्या होगा? यहां पर देखिए अगर यहां पर रोटेशन, तो यहां पर क्या होगा? उस रोटेशन का अपोज करेगा। वेट क्या करेगा? उस रोटेशन का सॉरी ये उल्टा लिख लिया मैंने। अगर ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रोटेशन, तो इस डायरेक्शन में इस रोटेशन का ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन में अपोज करेगा तो ये बॉडी स्टेबल रहेगी कि नहीं? तो ये वाली कंडीशन क्या बोलेंगे हम? ये वाली कंडीशन होगी किसकी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ये स्टेबल कंडीशन होगी। और स्टेबल कंडीशन क्या होती है? कि जब बॉडी का वेट जो है वो नीचे लाई करता है, पूरे बॉडी का वेट जो है नीचे लाई करता है, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, और ये चीज आपने देखा होगा शिप में, शिप का वेट जो कंसंट्रेट कहां होता है? नीचे की तरफ उसका वेट जो है मैक्सिमम वेट कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें कि वो स्टेबिलिटी, अगर उसमें रोटेशन भी डेवलप हो गया तो अपने आप ही जो है वो क्या हो जाएगा? वेट के कारण जो है वहां पर क्या होगा? स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है किसकी? ये कंडीशन है फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबिलिटी की। तो दो पॉइंट यहां पर लिखेंगे। floating body is unstable, floating body is unstable when center of gravity lies above the point of buoyancy. When center of gravity lies above the point of buoyancy. Center of gravity lies above the point of buoyancy. इसी का उल्टा कंडीशन लिख सकते हैं। फ्लोटिंग बॉडी gets its stability when all the weight of body concentrate at lower portion, when the weight of body concentrate at the lower portion, तो ब्रैकेट में लिखेंगे G is below B, G is below B, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करेगा? सेंटर ऑफ बियोंसी से नीचे लाई करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी थी? स्टेबिलिटी की। ये कंडीशन थी फ्लोटिंग बॉडीज की। अब हम बात करते हैं किसकी? सबमर्ज्ड बॉडी की। सॉरी, ये कंडीशन मैंने सबमर्ज्ड बॉडी की बता दी आपको। हाँ, सबमर्ज्ड बॉडी में हम क्या करते हैं? सबमर्ज्ड बॉडी में आपका क्या होगा?
फ्लोटिंग बॉडी में ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन होनी थी आपकी किसकी, फ्लोटिंग बॉडी ना होके सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी में आपका क्या होगा भाई, ये जो ये फ्लोटिंग बॉडी की नहीं होगी, ये होगी सबमर्ज्ड बॉडी की। और सबमर्ज्ड बॉडी में क्या होगा, हाँ जी, ये क्या होगा यहाँ पर, ये जो है क्या होगा यहाँ पर वाटर सबमर्ज। तो ये सबमर्ज्ड बॉडी की, फ्लोटिंग बॉडी के केस में हम जो स्टेबिलिटी देखते हैं वो मेटासेंट्रिक हाइट से देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसमें फ्लोटिंग बॉडी ना करके इसको क्या करेंगे आप, सबमर्ज्ड बॉडी, और इसको क्या फ्री वाटर सरफेस बना देंगे। तो ऊपर वाला क्या है, ये फ्री वाटर सरफेस है। जो आपने कंडीशन लिखी फ्लोटिंग बॉडी की, उसमें जहां पर फ्लोटिंग लिखा है उसको सबमर्ज कर दो, जहां पर फ्लोटिंग लिखा है वहां पर उसको सबमर्ज कर दो। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं फ्लोटिंग बॉडीज की। और फ्लोटिंग बॉडीज इनकी स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं किससे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएम बोलते हैं। और जीएम क्या होती है, मेटासेंट्रिक, क्या होती है ये मेटासेंट्रिक हाइट भाई, हाँ जी, मेटासेंट्रिक हाइट बीएम माइनस, अगर जीएम निकालें तो जीएम होता है आपका क्या, बीएम माइनस बीजी। और बीएम क्या होता है भाई, आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी। ये जो है मेटासेंट्रिक हाइट की क्या होती है, का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस। आई मिनिमम क्यों लिखा मैंने, आई मिनिमम क्यों लिखा, कोई भी बॉडी रोटेट उसी की तरफ करती है जहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, उसी बॉडी की तरफ वो रोटेट करेगा, उसी जो है डायरेक्शन में रोटेट करेगा जहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम होता है। तो इसी को हम क्या बोले, इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया है, आई मिनिमम। अगर देखें ये आपके पास जो है क्या है, कोई बॉडी है, तो इसका ये क्या होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी, और ये वाली जो है इसके क्रॉस सेक्शन वाली डायरेक्शन ये क्या होगी, ट्रांसवर्स। तो यानी ये वाला जो है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और ये वाली इसकी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। अब ट्रांसवर्स एक्सिस में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगी, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगी। अगर मैं इसको रेक्टेंगल मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल मानता हूं, देखिए भाई ये आपके पास मैंने इस तरीके से बोला है, ये आपके पास कोई बॉडी है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी और ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। यहां पर अगर हम इसको डी मानते हैं, इसकी अगर मैं इसको डी मानता हूं और इसको मानता हूं बी, तो यहां पर अगर मैं इसको एल एल बोलूं तो आई एल एल निकाल सकते हैं। यहां पर आई एल एल क्या होगा, हाँ जी, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस होती है उसका क्यूब करते हैं। क्या बोला मैंने, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होती है उसका आप क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो क्या होगा यहां पर, डी बी क्यूब अपॉन 12 होगा। और अगर मैं यहां पर इसको क्या मान लूं, इसको मैं बी बी मान लेता हूं कि ये बी विड्थ के अलोंग है, तो आई बी बी यहां पर होगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा यहां पर, इसके अबाउट इसको ले लीजिए बी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है, डी, तो ये क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर कम है, आई मिनिमम बताओ, इसका आई मिनिमम बताओ, आई मिनिमम कहां है, अरे यार बी छोटा है कि नहीं, डी बड़ा है कि नहीं, तो बी डी क्यूब करोगे तो ज्यादा आएगा, अगर डीबी क्यूब करोगे तो कम आएगा कि नहीं। तो डीबी क्यूब कहां पर है, डीबी क्यूब, तो ये लेंथ। अब देखो अगर ये इसके अबाउट रोटेट होता है तो एकदम से अगर रोटेट होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रोटेट। क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। यानी इसका जो ये वाला जो सेक्शन है ये क्या होगा, इसका क्रिटिकल। इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं,
ये आई मिनिमम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहां पर मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है, माइनस बीजी। अब ये बीजी जीएम होता क्या है, इनको थोड़ा सा यहां पर हम देखकर चलते हैं। फ्लोटिंग बॉडी हमने बोली, तो फ्लोटिंग बॉडी में जो है देखो सबमर्ज्ड बॉडी में एक्सिस चेंज नहीं होती, सबमर्ज्ड बॉडी में एक्सिस चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसको रोटेशन जो होगा वो कंप्लीट रोटेट कर पाएगा। यहां पर रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, एक तरफ ज्यादा उसका क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, एक तरफ उसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है कम डिस्प्लेस होगा, इसलिए उसका एक्सिस जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। सपोज इसका ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में ऊपर जो है ये क्या है, यहां पर लाइक कर रहा है इसका जी, और नीचे लाइक कर रहा है इसका बी, ठीक है। अब ये जी लाइक कर रहा है और नीचे क्या लाइक कर रहा है, इसका बी लाइक कर रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होगी कि अगर इसको रोटेट किया जाए, अगर ये इस तरीके से रोटेट होता है, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होता है, तो इसका एक वर्टिकल एक्सिस और जो है अब रोटेट होगा, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा कि नहीं। अब देखो इधर सरफेस जो है ज्यादा सबमर्ज्ड है और इधर जो है क्या होगा इसका, ये वाले सेक्शन देखो ये क्या होगा इसका, कम सबमर्ज्ड होगा। अब इसकी जो पहले वर्टिकल एक्सिस आई थी, वर्टिकल एक्सिस आई थी, ये आपका जो है क्या था यहां पर, ये क्या था यहां पर, ये जी था, और ये क्या था यहां पर, बी था। अब इस डायरेक्शन में ये रोटेट हुआ तो बी इधर कहीं आएगा, इसका इधर कहीं आएगा, न्यू जो है इसका सेंटर ऑफ बियोंसी होगा कि नहीं। जब न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी, और इस न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी को अगर हम क्या करें, इससे अगर इसको क्या कर देते हैं, इसको अगर हम प्रोड्यूस करें आगे की तरफ, तो ये एक पॉइंट देगा इसका, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस को कट करेगा किसी पॉइंट पर। अब अगर ये वर्टिकल एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पर हमको क्या मिलता है, ये मेटा सेंटर मिलता है। क्या मिलता है, मेटा सेंटर मिलता है। अगर यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम अगर यहां पर देखो इस कंडीशन में क्या है कि मेटा सेंटर आपका किससे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है। अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है तो इस कंडीशन में जो है जीएम हमारे पास पॉजिटिव होगा कि नहीं। जीएम निकालो यहां पर, तो जीएम क्या होता है, इसी को बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, और जीएम क्या होगा, हाँ जी, बीएम माइनस बीजी होगा कि नहीं। और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है। अगर जीएम पॉजिटिव होता है तो ये स्टेबल कंडीशन होती है, ये स्टेबल कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, कि जहां पर ये वर्टिकल एक्सिस से, जहां पर ये यहां पर ये जी है और ये क्या है, यहां पर ये जी और यहां पर बी है, और इस तरीके से इसका जो है ये बी पॉइंट आया, कि बी पॉइंट जो है ये कोइंसाइड किससे कर गया, किससे कर गया, जी से कर गया। तो ये जी से करेगा तो यहीं पर इसका क्या आएगा, एम आएगा। अब यहां पर जी और एम दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां पर बीएम माइनस बीजी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। अगर बीएम माइनस बीजी जीरो है तो जीएम क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। जहां पर जीएम जीरो होता है वहां पर बी, सॉरी, ये आपके पास एम एंड जी दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, और जहां पर ये कोइंसाइड करते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखो भाई, तीसरी कंडीशन है कि जहां पर क्या होता है कि ये वर्टिकल एक्सिस है और ये इसका क्या है, यहां पर ये जी है और नीचे क्या है इसका, ये बी है, और ये बी यहां पर कहीं शिफ्ट हुआ बी डेस, और अगर हमने इसको प्रोड्यूस किया तो इधर कहीं हमको क्या मिला, एम मिला। तो अगर एम जो है वो किससे नीचे हो, एम किससे नीचे हो, जी से नीचे हो, तो यहां पर निकाल लीजिए कि जीएम आपका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, क्योंकि जीएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, बीएम माइनस बीजी। अब बीएम देखो, ये बीएम है
माइनस बीजी कर रहे हैं हम, तो बीजी ज्यादा हो गया कि नहीं? जब ये बीजी ज्यादा हो गया तो जीएम हमारे पास क्या निकल रहा है? नेगेटिव निकल रहा है। अगर नेगेटिव क्या मिलता है हमको? नेगेटिव हमको मेटासेंट्रिक हाइट मिलती है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल के लिए हमारे पास क्या होगा कि जब जो मेटा सेंटर है वो किससे? जी से नीचे लाई करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी। अगर एम जो है जी से ऊपर लाई करता है तो उसको बोला जाता है आपका कौन सा? स्टेबल फ्लोटिंग बॉडी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर ये कंडीशन आप लिखेंगे कि अगर जीएम पॉजिटिव है तो स्टेबल क्या होता है? स्टेबल स्टेबल फ्लोटिंग बॉडी होगी। अगर जीएम जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, फ्लोटिंग बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अगर जीएम की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है तो उस कंडीशन में जो क्या होगा? जो फ्लोटिंग बॉडी होगी वो किस में होगी? अनस्टेबल कंडीशन में। कोई दिक्कत है इसमें? इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम जो है सिप की स्टेबिलिटी यहां पर निकालते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम क्या करते हैं? सिप की स्टेबिलिटी को हम निकालते हैं। तो सिप जो है वो क्या होता है भाई? हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ सिप की हम बात करेंगे यहां पर। ये क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों कंडीशन आप लिख लो जीएम की, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर हम शिप की बात करते हैं तो शिप 3 डायरेक्शन में वो क्या करता है? रोटेशन उसमें डेवलप हो सकता है। कौन से डायरेक्शन में? हाँ जी, एक ऐसे और एक इस डायरेक्शन में। तो इसको क्या तीनों को हम क्या बोलते हैं? देखिए, एक देखो, एक इसके अबाउट, एक इसके अबाउट और एक इसके अबाउट। इसको समझते हैं डायग्राम से। ये आपकी कोई शिप है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इसकी ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये क्या है? इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब देखो, दो एक्सिस के अबाउट मैंने क्या बोला कि अगर हम यहां पर जीएम निकालते हैं तो जीएम क्या होता है? आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस माइनस, ठीक है। अब देखें भाई, ये एल के अबाउट, देखो एल के अबाउट जो इसकी क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग, आई रोलिंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि आई के इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा? रोल करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? आई रोलिंग। तो आई रोलिंग कितना होगा भाई इसका? अगर इसको हम बी मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं और इसको हम डी मानते हैं, तो आई रोलिंग बताओ, निकालो इसका क्या होगा? आई रोलिंग क्या होगा? आई रोलिंग डी बी क्यूब बाई 12 होगा कि नहीं? ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट क्या करता है? ये पिच करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आई पिचिंग। क्या बोलते हैं इसको? आई पिचिंग बोलते हैं। तो आई पिचिंग कितना होगा इसका? इसका उल्टा बी इंटू डी क्यूब बाई 12। यहां पर आई रोलिंग जो है वो क्या होता है भाई? लेसर देन होता है आई पिचिंग। तो यानी इसका मतलब है कि जो सिप है वो किस में क्रिटिकल है? सिप जो है वो किस में क्रिटिकल होता है? रोलिंग में क्रिटिकल होता है। अगर रोलिंग में क्रिटिकल है तो इसलिए यानी इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी किसमें? रोलिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हमको जो है रोलिंग में क्या करना होता है? रोलिंग में उसकी जीएम की वैल्यू को हमको रखना पड़ता है। और उसकी जीएम की वैल्यू जो है, देखो अगर हम यहां पर क्या करते हैं, टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जीएम। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला। टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि झटका लगने का, झटका लगने का टाइम। टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि ये
रोटेट करेगा एकदम से अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि एक झटका लगा और अपने आप जो है अपनी पोजीशन में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर टाइम ऑफ ऑसिलेशन बहुत कम होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन अगर कम होगा, तो यानी वो सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए अच्छा होगा या खराब होगा? हाँ जी, क्या होगा, खराब होगा। यानी इसका मतलब है टाइम ऑफ ऑसिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, जी पर। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जीएम। अगर हम जीएम बढ़ा देते हैं तो यहां पर क्या होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। जीएम बढ़ाने पर क्या होगा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन कम होता। अगर जीएम हम घटाते हैं तो जीएम घटाने के लिए जो है वो टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब क्या है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब क्या है, कंफर्ट के लिए क्या होगा, हाँ जी, कंफर्ट के लिए अच्छा होगा या गलत होगा? टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है वो वाइब्रेशन मोड में हो गया, तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ये अच्छा होगा या खराब होगा? तो जीएम हमेशा हम से किसके लिए, कंफर्ट कंडीशन के लिए क्या रखते हैं, जीएम की वैल्यू अधिक रखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वॉरशिप की, तो वॉरशिप के लिए जीएम की वैल्यू कितनी रखी जाती है भाई, वॉरशिप के लिए जीएम जीएम की वैल्यू कितनी रखी जाती है, 1 to 1.5। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पैसेंजर शिप है उसके लिए कितनी रखी जाती है, 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर आपका 1 तक, अप्रोक्सीमेटली हम कितना रखते हैं, 1 तक। क्योंकि जीएम की वैल्यू हम क्या करेंगे, जीएम की वैल्यू को घटाएंगे तभी टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने पहले ही लिखाई थी आपका कि ये किसके लिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये हाँ जी, फॉर पैसेंजर शिप के लिए इसको रखा जाता है पॉइंट, जीएम की वैल्यू फॉर पैसेंजर शिप, पैसेंजर शिप के लिए इसको रखा जाता है 0.421। और अगर हम बात करते हैं वॉरशिप के लिए, वॉरशिप्स में से जो है कंफर्ट कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए जीएम की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पर, 1 से लेकर आपका कितना होता है, ये लगभग 1 से लेकर 1.5 तक। ठीक है, तो ये जो है किस में होगा, ये मीटर में होगा कि नहीं, किस में होगा ये, क्योंकि जीएम की वैल्यू हम किस में रखते हैं, मीटर में। 0.421 मीटर, ये किसके लिए, सेफ्टी एंड कंफर्ट सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, वॉरशिप के लिए और जो है पैसेंजर शिप के लिए। और देखो पैसेंजर शिप के लिए जीएम की वैल्यू क्या है, कम है। जब जीएम की वैल्यू कम होगी तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होगा, तो यानी टाइम ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाना है। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि सडन ऐसे ना हो, सडन ऐसे होगा तो इसका मतलब है सेफ्टी, सेफ्टी कंडीशन तो ठीक है, तो उसकी उसमें जो है कंफर्ट कंडीशन क्या होगी, अरे एकदम से ऐसे जो है ऑसिलेट करेगा तो वो वाइब्रेशन डेवलप होगा कि नहीं उसमें। अगर एक बार ऐसे गया फिर जो है उसको ऐसे आया तो इसमें कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं, क्या रहती है, इसमें ज्यादा रहती है। ठीक है, तो यानी कोई फील नहीं करेगा कि उसमें ऑसिलेशन हुआ है। तो ये कंडीशन आपकी जो है किसकी होनी चाहिए, मेटा सेंटर फॉर शिप्स की होनी चाहिए। ठीक है, और ये किसके अबाउट क्रिटिकल होता है, रोलिंग के अबाउट क्रिटिकल होता है। और यहां पर टाइम ऑफ ऑसिलेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर के क्या है भाई, ये के को हम क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है भाई, अंडर रूट आई जी अपॉन आई मिनिमम नहीं, ए नोट। क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होगा, ये आई मिनिमम अपॉन क्या होता है, ए नोट। ए नोट क्या होगा भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आप इस तरीके से
जी क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, कौन सा, फ्लोटेशन एंड बियोंसी एंड फ्लोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सबमर्ज्ड बॉडी। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, देखो नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम फोर्स निकाल दें, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि स्टैटिक लिक्विड में अगर उसमें कोई क्या इंसर्ट किया जाए, कोई मटेरियल इंसर्ट किया जाए, ठीक है, तो उस मटेरियल पर वो वर्टिकल और जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बोला जाता है क्या, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यानी स्टैटिक कंडीशन में जो जो फ्लूइड किसी मटेरियल पर फोर्स लगाती है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल फोर्स भी हो सकता है। तो ये फोर्स कितना होगा भाई, ये P इंटू ए होगा कि नहीं। और P क्या होता है भाई, P क्या होता है, इसको हम रो इंटू जी इंटू यहां पर H ना होके ये क्या होता है H बार, क्योंकि ये F कहां पर लगेगा, कहां पर लगता है, हम जो है अगर यहां पर H बार की बात करें तो H बार जो है क्या होता है, इसका फ्री सरफेस से जो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस होती है। तो ये आपका जो है एफ रोजी एच बार इंटू ए होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, किस पर, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में किसी मटेरियल के वर्टिकल प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स, किस, देखो ये आपका लिक्विड है और इधर लिक्विड है और यहां पर आपने कोई बॉडी जो है इस तरीके से इंसर्ट करी और इस तरीके से इंसर्ट करी, यहां पर इसका क्या है, ये एच बार है, फ्री सरफेस से हमने देखा ये एच बार है। और देखो ये कंप्लीट लिक्विड जो है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या कर रही है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। उन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है, वो उन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास करेगा, वो पास करता है सेंटर ऑफ प्रेशर से। और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा क्या करता है, इसको एच सी हम बोलते हैं। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ एच, ये रिजल्टेंट फोर्स एच बार सी पी पर एक्ट करता है। और ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ये होगा रो इंटू जी इंटू एच बार इंटू ए होता है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने को नहीं बोलता, आपसे बोलेगा कि डिफरेंट ज्योमेट्री है, डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए वो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो कहां पर एक्ट करेगा, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए हम क्या निकालते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एच सी पी है, एच सी पी की वैल्यू हम निकालते हैं। एच सी पी की वैल्यू यहां से क्या आती है, एच सी पी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, ये एच बार प्लस आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या होगा, ए इंटू एच बार। ये आई जी क्या है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या हो गया, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये क्या है, यहां पर देखिए ये इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। अगर हम
वर्टिकल, वर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल, वर्टिकल जो है एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल एलिमेंट में क्या होगा? एच बार सीपी क्या हो जाएगा? एच बार सीपी जो है वो एच बार प्लस जो है आपके पास आई जी अपॉन ए इंटू एच बार होता है। ए क्या है इसका? एरिया है, एरिया ऑफ दी बॉडी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहां पर डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तो वेरियस ज्योमेट्री के लिए हम क्या निकालते हैं? वेरियस ज्योमेट्री के लिए हम क्या निकालते हैं? एच सीपी निकालते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से आपका जो है एक नोट पॉइंट जरूर निकलेगा कि एच बार सीपी कहां पर लाई करेगा हमेशा? एच बार सीपी या जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा किससे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई करता है। तो एक नोट पॉइंट जरूर आप लिखेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है? द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर एच सीपी लिखेंगे। द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, HCP always lies below the center of gravity. HCP lies below the always lies below the center of gravity, center of gravity of body, CG of body। और HCP क्या होता है? H बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब यहां से क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है बार बार? वो रिपीट होते हैं ट्रेंगल के दोनों, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। तो सबसे पहला हम यहां पर बात करेंगे रेक्टेंगल की। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये हमने क्या किया? ये फ्री सरफेस है इसका, ये इसकी क्या है? डेप्थ है डी, ये क्या है इसका? विड्थ बी, स्मॉल में लिखिए। ये इसकी विड्थ बी है और ये इसकी कैपिटल स्मॉल डी है, डेप्थ। बताएं भाई इसका सीजी कहां पर एक्ट करेगा? h/2 पर करेगा। देखो h बार क्या होगा इसका? सॉरी d/2 भाई। h बार क्या होगा इसका? d/2 होगा। d ना रख के इसको h ही ना रख करते हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हाइट देख रहे हैं फ्रॉम दी। तो ये h बार जो है इसका क्या हो जाएगा? ये h/2। अब g के अबाउट अगर हम यहां इसका क्या निकालते हैं? g के अबाउट अगर हम क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? जी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? बताओ, मैंने क्या बोला? जिसके अबाउट निकालना है उसके साथ वही आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसका क्यूब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? बी डी क्यूब बाई 12 आएगा। तो बी डी क्यूब बाई 12, तो डायरेक्टली एच बार सीपी जो है, एच सीपी कितना आता है यहां पर? हाँ जी, कितना होगा? 2/3 कितना होगा? h होगा। तो यानी यहां पर कहीं एच सीपी होगा, इसको क्या बोलेंगे? एच सीपी बोलेंगे। और एच सीपी फ्री सरफेस से कितना होगा? 2/3 ऑफ एच होगा, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसका आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं? आप एच सीपी एच बार प्लस आई जी अपॉन ए इंटू किससे निकाल सकते हैं? एच बार से निकाल सकते हैं। आई जी की वैल्यू क्या रखोगे आप? बी डी क्यूब बाई 12 रखेंगे, ए की बी इंटू एच रखेंगे, और जो है एच बार जो है एच अपॉन 2 रखेंगे, तो वो वैल्यू आपके पास 2/3 एच निकल कर आ जाएगी। सेकेंड आपका जो है
ये ट्रायंगुलर सरफेस वर्टेक्स डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर सरफेस जिसका वर्टेक्स क्या है? नीचे है, ठीक है। बेस कहां पर है? फ्री वाटर सरफेस पे है। तो यहां पर देखिए कि ये सीजी जो है वो कितना होगा भाई, बताएं। ऊपर से सीजी जो है, अगर ये हम मान लें कि ये कितना है इसका, ये एच डेप्थ है, तो ये सीजी कितना होगा यहां पर? ये जी हम बोलेंगे, और जी की जो है ये कितना हो जाएगा? 2/3h होगा कि नहीं? और इधर कहीं क्या होगा? ये एच सी पी होगा। और एच सी पी देखो, यहां पर एच बार जो है वो 2/3h होता है, और यहां पर एच सी पी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी? अरे भाई 3/4h आती है कि नहीं? हाँ जी, कितनी आएगी? h/2 आएगी या 3/4h? h/2 आएगी। अच्छा ये 2 बाई, हाँ भाई, तो ये यहां से देखो, ये h बार क्या होगा इसका? 2/3h होगा। और ये वैल्यू क्या आएगी इसकी? h/2 आएगी। और अगर इसका उल्टा हो, अगर उल्टा हो, तो उल्टे में क्या होता है भाई? ये, हाँ जी, क्योंकि देखो इसको इस तरीके से याद रखना है। तो ये क्या होगा इसका? ये कितना होगा इसका? h बार जो है ये क्या होगा? h/3 होगा। और यहां पर ये cp कितना होगा? cp scp, उल्टा बता रहे हो तुम लोग। अरे h/3 कैसे आएगा? बेस से हम कितने निकाल रहे हैं? बेस से देखो, बेस से कितना होता है? ये कितना होगा? ये कितना होगा बेस से? ये देखो, अरे एक मिनट, यहां से कितना होता है ये? अगर वर्टेक्स से देखे तो ये h/3 होता, तो टॉप से कितना होगा? ये h बार जो है वो कितना होगा? 2/3h होगा कि नहीं? ये अरे, अरे ये अगर मैं h मान लूं, हाँ जी ये h मान लूं, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो, दिक्कत क्या हो रही है, इसको समझने में दिक्कत क्या हो रही है बताओ। पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। अब बताओ ये वाला कितना होगा यहां पर? ये कितना होगा? 2h/, ये h बार हो जाएगा इसका। और ये एच सी पी जो है वो कितना हो जाएगा? 3/4h हो जाएगा। और इसका उल्टा जो है, ये कितना हो गया? h बार h/3 हो गया। और ये जो है एच सी पी कितना हो जाएगा यहां पर? ये क्या हो जाएगा? h/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से, अगर नहीं आता ये सब, तो वहां पर आप जो है कौन सा फॉर्मूला लगाओ एच सी पी का? h बार प्लस आई अपॉन ए इंटू जी। अब बताओ जी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? bh³ बाई 32, तो सॉरी bh³/36। तो bh³/आई जो है यहां पर लिख सकते हैं आप bh³/36। यहां से भी आप जो है डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? ये डायरेक्टली जो है आप एचसीपी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर जो है इसको रट्टा नहीं जाता है। वैसे रट्टा जो है किस तरीके से जाएगा, इसको अगर समझा जो जाएगा इसको,
किस तरीके से, वर्टेक्स से हमको पता है कि ये क्या होती है, एच बार जो है वो कितना होता है 2, तो इसका डबल कर दो, तो इसका डबल क्या करोगे 4, तो 4 इसका डबल करोगे उसका उल्टा कर दो, तो 4 डबल करने पर क्या हो जाएगा ये 3 4। यहां पर देखिए ये h/3 है, तो h/3 कितना होता है, h/3 कितना होता है 1/3 कितना होता है 0.33 होता है, तो ये 0.33 से जस्ट नीचे ये होता है 0.5 पे, तो 0.33 से जस्ट नीचे क्या होगा उसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना होगा 0.5, तो ये वाला जो HCP यहां पर आएगा ये कितना आता है 0.5 आता है, तो इस तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा, चौथा जो है वो कौन सा होता है, सर्कल। ये सर्कल का जो है एच बार कितने पे लाई करेगा भाई, d/2 पे, d जो है इसका डायमीटर है, ये क्या है इसके d डायमीटर है d, ये d क्या है इसका डायमीटर है, तो यहां पर इसका h बार cp होगा, और h बार cp कितना होता है भाई, HCP 5/8, जी 5/4 होता है या 5/8, 5/8d होता है, हाँ जी 5/8d ही होता है वो, ठीक है 5/8d होता है। अगर सेमी सर्कल में देखें तो सेमी सर्कल में क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम सेमी सर्कल में बात करें तो सेमी सर्कल में क्या होता है भाई, इस तरीके का होगा सेमी सर्कल, और ये जो है यहां से इसकी एच बार होगी, एच बार कितना होता है भाई, हाँ जी कितना होगा ये 3d/2 होता है, कितना होता है 3d/2 होता है, तो ये अगर यहां पर देखिए मुझे याद तो नहीं आ रहा इसका एच बार सीपी कितना होगा, तो एच सीपी कितना हो जाएगा भाई इसका, नहीं 4d/3 नहीं होगा ये आपका डिवाइड बाई 32 आएगा कोई, हाँ जी 3πd/, बिल्कुल सही 3πd/ जो है ये कितना आता है 32, ये जो है इसका क्या आ जाएगा HCP आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको सिर्फ ट्रेंगल में ही आपको घुमाएगा। ठीक है, ये 4d/4d/, अच्छा 4d/6π, तो एक ही बात तो है यार, तो डिवाइड कर दो 2, तो यहां पर ये क्या कितना आ जाएगा 6d/, एक बार मैं जो है इसका देख लेता हूं, हाँ जी मैंने लिखाया था ना आपको पहले भी, एक बार देखो इतना याद नहीं होता यार, अब देखो यहां मैंने उसका उल्टा लिखा हुआ है, क्या होगा, आर लिखा था मैंने, अच्छा आर लिखा था क्या, मैंने यहां पर क्या लिखा था, ये एच बार कितना होगा इसका 3d/2 लिखा था मैंने यहां पर, 3d/2, ये जो है एच बार होगा, और एच बार सीपी इसका कितना होगा, एच बार सीपी कितना होगा इसका 3πd/32, तो एच सीपी जो है 3πd/32 होता है, ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो है जो आपके ज्योमेट्री सर्कुलर है, जो ज्योमेट्री जो है कंप्लीट सर्कल है, दूसरा आपका जो है रेक्टेंगल है, और तीसरा आपका दोनों ट्रायंगल है, वो उसके आपको क्या होने चाहिए वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ये कंप्लीट हुआ पूरा हाइड्रोस्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है भाई, हाँ जी बताएं फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है।
यहां पर हम मोशन की एनालिसिस करते हैं विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, यानी यहां पर हम मोशन की एनालिसिस करने का मतलब है कि मोशन की एनालिसिस करने का मतलब है उसके पैरामीटर की एनालिसिस करना। और मोशन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? तो यहां पर काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि एनालिसिस ऑफ फोर्स, एनालिसिस ऑफ फ्लूइड विदाउट कॉजिंग इट्स मोशन। तो यानी सिंपली हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मोशन पैरामीटर की स्टडी करते हैं। मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं भाई? वो हाँ जी, मोशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं? वो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और जो है क्या हो गया यहां पर सर्कुलेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और जो है वर्टिसिटी हो गई। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये सारे पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं? ये काइनेमेटिक्स पैरामीटर कहलाते हैं। तो इनकी एनालिसिस करते हैं हम किसमें? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। यहां पर दो अप्रोच है, एक को हम क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा आपका कौन सा अप्रोच होता है? यूलरियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होती है? लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होती है? अगर आप किसी फ्लूइड की एनालिसिस करना चाहते हैं तो हर पार्टिकल की आपको इंडिविजुअल एनालिसिस करनी होगी, उसको बोला जाता है लैग्रेंजियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या करते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, जो कि क्या होगी? कॉम्प्लिकेटेड होगी। दूसरा यूलर अप्रोच क्या होता है कि यहां पर हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में, किसी पर्टिकुलर स्पेस में या किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम जो है वो पार्टिकल की एनालिसिस, फ्लूइड पार्टिकल की एनालिसिस करते हैं। तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स में कौन सा एनालिसिस के लिए हम कौन सी यूलेरियन अप्रोच अपनाते हैं? तो यहां पर यूलेरियन अप्रोच जो है वो हमको क्या करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां से देता है, और वो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किसका रिजल्ट है भाई? हाँ जी, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन देती है। और यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन नेक्स्ट आपका क्या होगा? यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन। यहां पर हमारा मेन मुद्दा क्या है? यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन, मास मास फ्लो इन माइनस मास फ्लो आउट जो है वो क्या होना चाहिए? हाँ जी, वो क्या होना चाहिए? मास फ्लो इन माइनस मास फ्लो आउट इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? इसी को अप्रोच करके हम क्या करते हैं, यहां पर यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन डिराइव करते हैं। और यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन 3D में हमारे पास आती है, और वो 3D में यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होगी भाई? डेल अपॉन डेल एक्स इंटू रो इंटू, देखो यहां पर कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी क्या? u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है? v, और z डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है w। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। ये रो इंटू यू होगा, किसमें? किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो ये डेल अपॉन डेल y इंटू रो इंटू वी होगा, प्लस डेल अपॉन डेल z, ये क्या होगा? रो इंटू w होगा, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये जीरो। और इसको बोला जाता है आपका क्या? कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं, यूलर मोमेंटम इक्वेशन। इसको बोला जाता है यूलर मोमेंटम इक्वेशन। 3D इक्वेशन है किसकी? यूलर मोमेंटम की, ठीक है। यूलर मोमेंटम की 3D की इक्वेशन है। अब यहां पर इसको अगर हम किसके लिए निकालें? अगर इसको हम किसके लिए निकालते हैं? अगर हम इसको 2D कंप्रेसिबल के लिए निकालेंगे या स्टेडी फ्लो के लिए निकालेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल कर आती है। और वो कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल कर कैसे आएगी भाई? ठीक है, अगर हम, क्योंकि
कंटिन्यूटी इक्वेशन का अजम्पशन जो होता है वो होता है कि फ्लो कैसा हो, फ्लो स्टेडी हो, फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल हो, और फ्लो कैसा हो, 2D फ्लो हो। तो अगर यहां पर स्टेडी फ्लो के लिए हम जो है यूलर्स इक्वेशन लिखें, तो स्टेडी फ्लो का कंडीशन क्या होती है कि जो पैरामीटर्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज नहीं होंगे। वो क्या होते हैं कि यहां पर डेंसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट डेंसिटी में जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अगर यहां पर ये डेल रो अपॉन डेल टी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड इज रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा। तो ये आपकी किसकी आ जाएगी, ये किसकी आ गई। क्या आप इनकम्प्रेसिबल के लिए निकाल सकते हो, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या आएगी भाई, हाँ जी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कंप्रेस नहीं हो रहा, तो डेल्टा क्या होगा, रो क्या होगा यहां पर, तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लाओ तो ये क्या हो जाएगा नीचे। अजय अगर इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं, रो को कांस्टेंट रखता हूं, तो या इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू ये क्या आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहां से हमारे पास ये जो है 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल कर आती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास होगी जब फ्लो स्टेडी और जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जो यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाती है आपकी क्या, उस इक्वेशन को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D के लिए कौन सी होगी भाई, क्या बना सकते हैं यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D के लिए, तो क्या होगी, डेल डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्या आप 2D के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन, 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फ्लो कैसा हो, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी है तो उसके लिए फ्लो हमेशा कैसा, अजम्पशन दिया गया है कि अजम्पशन क्या होगा कि फ्लो स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल है तभी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और यहां पर ये 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्या आप यहां पर 2D कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो 2D कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहां पर कंडीशन निकल कर आ जाती है क्या, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये जो है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल कर आती है। अब बताओ ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंडेंट है या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हमने यूलर इक्वेशन को डिफाइन किया तो हमने मास फ्लो इन माइनस मास फ्लो आउट इज इक्वल टू हमने क्या किया, टोटल चेंज क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। तो यानी यहां पर मास फ्लो को हम यूज कर रहे हैं, तो यानी इसका मतलब होगा कि यहां पर ये हम क्या किसका किसका कंजर्वेशन देख रहे हैं, तो ये यूलर्स इक्वेशन जो है वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन भी किस पर बेस्ड होगी, वो जो है किस पर बेस्ड होगी, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होगी। अब यहां से हम क्या करते हैं कि फ्लो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो फ्लो रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो किस तरीके से जो है फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाए, नेक्स्ट है आपका फ्लो रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लो रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला जो है फ्लो को किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है भाई, स्ट्रीम लाइन,
स्ट्रीम लाइन जो है वो लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है, देखो इस तरीके से स्ट्रीम लाइन होंगी, ये वो लाइन होती है इन पर जो टेंजेंट है, ये फ्लो लाइंस होती हैं जिन पर टेंजेंट जो है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। स्ट्रीम लाइन वो फ्लो लाइन होती है जिन पर टेंजेंट जो है, टेंजेंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहां पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसको हम किससे, स्ट्रीम लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है फ्लो, दूसरा दूसरा हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको किससे, पाथ लाइन से। क्या बोलते हैं, पाथ लाइन। यहां पर इसकी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, हाँ जी, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। तो dx अपॉन dy जो है ये क्या होगा, u अपॉन v, ये जो है किसकी, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन v, ये इक्वेशन होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहा है कोई फ्लो, तो उस पाथ को रिप्रेजेंट करता है पाथ लाइन। ठीक है, यानी देखिए पहला पाथ इस तरीके से, देखो अगर इस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है तो यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है यहां पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये अलग अलग पॉइंट्स जो किसने ट्रैवल किए होंगे, जो फ्लो ने ट्रैवल किए होंगे, तो वो यहां पर अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये बनाता है आपका कौन सा, पाथ लाइन। तो पाथ लाइन जो है एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द फ्लो। तो ये आपका जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका पाथ लाइन। तीसरा होता है आपका क्या है, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होता है, स्ट्रीक लाइन अगर हम एक पार्टिकल की अगर हम एनालिसिस करें, ये इंजेक्टेड फ्लूइड अगर हम देखें, किसी पॉइंट से आपका इंजेक्टेड फ्लूइड निकल रहा है, तो इंजेक्टेड फ्लूइड जो है वो किस तरीके से जो है अपना क्या हो रहा है, पाथ को चेंज कर रहा है। तो यानी ये लोकस ऑफ पॉइंट्स को बताता है, इंजेक्टेड फ्लूइड का लोकस ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट आपका यहां पर क्या होगा, तीसरा होता है आपका स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन क्या है, रिप्रेजेंट करता है लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो ऑल पार्टिकल के लोकस को रिप्रेजेंट करता है कौन, ये आपका स्ट्रीक लाइन। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये लोकस को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लो लाइन जो है फ्लो की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो जो है ये रिप्रेजेंट करता है, और पाथ लाइन एक्चुअल पाथ ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे हम जो है एक पर्टिकुलर कंप्लीट फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हीं तीनों पॉइंट से। अब यहां से हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्ट्रीम लाइन और जो है इक्विपोटेंशियल लाइन मिलता है। तो स्ट्रीम फंक्शन और इक्विपोटेंशियल फंक्शन, तो स्ट्रीम फंक्शन और इक्विपोटेंशियल फंक्शन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो नेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे किसकी, फ्लो नेट की। तो फ्लो नेट जो है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो नेट, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्वी स्ट्रीम लाइन। यहां पर इक्विपोटेंशियल फंक्शन, नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल फंक्शन, और दूसरा आपका क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन। दूसरा क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन। इक्विपोटेंशियल फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हम फाई से, और स्ट्रीम फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जाई से। अब ये इक्विपोटेंशियल फंक्शन, अब आपको यहां पर इनकी डेफिनेशन समझनी है, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है। इक्विपोटेंशियल फंक्शन किसी
लिक्विड का अगर उसका चेंज हम किसके रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी इक्विपोटेंशियल फंक्शन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करें, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो वो उस डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड। एक्स में वेलोसिटी क्या होती है? यू। वाई में वेलोसिटी क्या होती है? वी। और जेड में वेलोसिटी क्या होती है? डब्ल्यू। क्या बोला कि यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन गिव्स नेगेटिव वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। क्या बोला? एक जो partial differentiation of equipotential function with respect to y is equal to minus phi del z is equal to minus w। तो यहां पर हम 2 डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, तीसरी डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट भी नहीं करते, क्योंकि हमने पीछे देखा कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? 2D एनालिसिस के लिए। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है एक क्या आती है, एक इक्वेशन आती है, और उस इक्वेशन को बोला जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोला जाता? सॉरी, उसको बोला जाता है लैप्लास इक्वेशन। और लैप्लास इक्वेशन जो है वो क्या होती है? डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को बोला जाता है लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास, और इसी लैप्लास इक्वेशन को यूज करके हम क्या बनाते हैं? यहां पर फ्लो नेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे किसको? स्ट्रीम फंक्शन को। पोटेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया। पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन गिव्स नेगेटिव वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। या आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ऐसा भी तो बोल सकते हो। अगर मैं ये माइनस यहां पर लिख दूं तो ये यू हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं ये माइनस यहां पर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, या तो आप उस तरीके से बोल दीजिए, या तो आप इस तरीके से कि इसका नेगेटिव डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है? तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? स्ट्रीम फंक्शन, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज जो है क्या देता है? वेलोसिटी देता है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक्स के रिस्पेक्ट में देखो, यहां पर हम बात करेंगे, ये क्या है? एक्स वाई डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। एक्स का वाई के साथ काउंटर क्लॉकवाइज है कि नहीं? काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला मैंने कि स्ट्रीम फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो उसके वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो क्या दे रहा है? उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाई में वेलोसिटी क्या होगी भाई? वाई में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? वी। तो यानी डेल जाई अपॉन डेल एक्स जो है इज इक्वल टू वी होता है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज में, यानी इसको ये क्या बोल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेगा? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को क्या बोलेगा? नेगेटिव। अब यानी अगर डेल जाई अपॉन डेल वाई आप निकालते हैं तो डेल जाई अपॉन डेल वाई क्या बताएगा? अब वाई का किसके, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? एक्स है। अब ये एक्स के साथ क्या बना रहा है? क्लॉकवाइज बना रहा है, बट क्लॉकवाइज नहीं बोला, इसने क्या बोला? काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या होगा? इसका नेगेटिव यू होगा कि नहीं? तो ये क्या होगा? नेगेटिव यू होगा। तो ये डेल एक्स अपॉन डेल जाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वी, डेल जाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्ट्रीम फंक्शन
और आपको इक्विपोटेंशियल फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आपको वेलोसिटी निकालनी है पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब फंक्शन है तो आप जो है u वेलोसिटी निकाल सकते हैं। u वेलोसिटी कैसी आएगी उसकी, u वेलोसिटी कैसी आएगी जब उसका जो है डिफरेंशिएशन किसके y के रिस्पेक्ट में करोगे। v वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब उसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, क्या इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो यहां से हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, उस फ्लो की हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से आना, चाहे वो स्ट्रीम फंक्शन से हो चाहे वो इक्विपोटेंशियल फंक्शन से हो। तो स्ट्रीम फंक्शन और इक्विपोटेंशियल फंक्शन को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन अगर आपने समझ ली तो बिल्कुल उसके बाद जो है इसमें ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। बस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं भाई। अब बताओ डेल एक्स सॉरी डेल फाई अपॉन डेल एक्स जो है माइनस यू होगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई जो है माइनस वी होगा। यहां पर देखिए कि जो हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर डेल जाई अपॉन डेल एक्स जो है वो यू होता है और डेल जाई अपॉन डेल वाई जो है माइनस सॉरी ये v होगा माइनस u होता है। तो यहां पर u को हम साथ लाएं तो यहां पर लिखा जा सकता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू u लिखा जा सकता है। और यहां पर डेल फाई अपॉन डेल वाई जो है आपका क्या होगा इज इक्वल टू माइनस डेल जाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है v होता है कि नहीं, क्लियर है, v होता है कि नहीं। ये जो है हमारे पास इस इक्वेशन को बोलते हैं, इन्हीं दो इक्वेशन को बोलते हैं कोची रहमान्स इक्वेशन, कोची रहमान्स इक्वेशन। तो यहां से आपको कोची रहमान इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है आपको। एडिशनल बोलो स्टेडी फ्लो क्या होता है, क्योंकि इसमें हम टाइप ऑफ फ्लोस भी पढ़ते हैं। तो कौन कौन से फ्लो, क्या बोले, हाँ स्टेडी, सिर्फ आप आंसर देते जाओगे। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि जिसमें फ्लो पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो यानी उसका अगर हम चेंज निकालें तो क्या होगा, जीरो आएगा। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, स्पेस के साथ चेंज नहीं होते, ठीक है। लैमिनार फ्लो क्या होता है, जो फ्लो लेयर बाय लेयर अकर करता है उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अब फ्लो बात आ जाती है किसकी, अब बात आ जाती है किसकी, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो अगर फ्लो जो है उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करे तो उसको बोला जाता है रोटेशनल फ्लो। और इस रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल क्या होता है, फोर्स्ड वर्टेक्स। और फोर्स्ड वर्टेक्स का एग्जांपल हमने कल ही पढ़ा है, क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा आपका ई रोटेशनल फ्लो होता है। तो ई रोटेशनल फ्लो और सबसे बड़ी बात इक्विपोटेंशियल फंक्शन जो है ई रोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है। तो नोट पॉइंट कहीं पर लिखेंगे कि इक्विपोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर ई रोटेशनल फ्लो। इक्विपोटेंशियल फंक्शन फाई जो है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल फ्लो के लिए, जबकि जाई जो है वो दोनों के लिए ही एग्जिस्ट करता है, रोटेशनल और इरोटेशनल के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम जो है फ्लो क्या हो, इरोटेशनल हो, क्या ये डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर,
ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है? लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब फ्लो कैसा है? फ्लो जो है इरोटेशनल नहीं, रोटेशनल फ्लो होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये रोटेशनल फ्लो होता है, और रोटेशनल फ्लो के लिए जो है फाई एग्जिस्ट नहीं करता। और यहां पर जो है ये अगर कंडीशन आपके पास आ रही है लैप्लास इक्वेशन, तो ये किसके लिए होगा भाई? ये इरोटेशनल फ्लो के लिए होता है। ये किसके लिए? इरोटेशनल फ्लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाय फाई जो है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है इरोटेशनल फ्लो के लिए। ठीक है, तो इरोटेशनल फ्लो क्या होता है भाई? जो अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ फ्लो रोटेट नहीं करता। तो जो वर्लपूल होता है वो वर्लपूल जो है किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है किसका? इरोटेशनल फ्लो। और जो फ्री वर्टेक्स होता है, तो फ्री वर्टेक्स इज एग्जाम्पल ऑफ इरोटेशनल फ्लो का। क्लियर है? अब यहां से आपने फ्लो नेट देख लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्लो कंडीशन, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए, डी एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए जो है, और आपका सोर्स फ्लो के लिए, सिंक फ्लो के लिए, क्या आप फ्लो नेट बना सकते हैं? बनवाए हैं मैंने पहले भी। क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म फ्लो के लिए मैंने क्या बोला? फ्लो नेट बनाना है आपको। और किसके लिए फ्लो नेट बनाना है? एक यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए फ्लो नेट बनाना है। दूसरा एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए बनाना है। तीसरा डी एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए बनाना है। और चौथा सोर्स फ्लो के लिए बनाना है। और पांचवा सिंक फ्लो के लिए बनाना है। सोर्स फ्लो एंड सिंक फ्लो के लिए बनाना है। क्या बना सकते हो? हाँ जी, क्या बना सकते हो? बना के दिखाओ, सभी बना के दिखाओ। हाँ जी, और जिन्होंने ये एप्लीकेशन में पढ़ा होगा वो तो जरूर बना लेंगे। हाँ जी, पीछे वाले चारों बना लोगे? बनाओ। सिर्फ आपको 4 डायग्राम पूछ लिए जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दी एक्सेलरेटेड फ्लो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दी डी एक्सेलरेटेड फ्लो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट सोर्स फ्लो? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंक फ्लो? तो बनाओ भाई, इसके लिए कौन कौन बना सकता है? मैं तब तक देख लेता हूं कोई पॉइंट्स छूट तो नहीं रहे आपके। अरे यूनिफॉर्म फ्लो के लिए बनाओगे? कहीं पर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या एक्सेलरेशन चेंज होता है? सेम है। तो आपको जो आपने पहले भी फ्लो नेट बनाए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? जाई 1, जाई 2, जाई 3, जाई 4। ये क्या करेगा? फाई 1, फाई 2, फाई 3। ये फ्लो नेट जो है आपका किसके लिए है? यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए क्या होता है भाई? डाइवर्जिंग फ्लो एक्सेलरेटेड होगा या कन्वर्जिंग फ्लो एक्सेलरेटेड होगा? फ्लो को आप कन्वर्स कर रहे हैं वो एक्सेलरेटेड है, या फ्लो को डाइवर्स कर रहे हैं वो एक्सेलरेटेड है? तो कन्वर्जिंग फ्लो क्या होता है? तो कैसे होगा कन्वर्जिंग फ्लो? ऐसे। तो ये कैसे बनेगा भाई? हाँ जी है। ये कैसे बनेगा? ये क्या बन गया यहां पर? अरे गलत बना दिया ये। फाई क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जाई 1, जाई 2, जाई 3 एंड जाई 4। ये क्या होगा? फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। ये क्या होगा भाई? यहां पर फाई 1, फाई 2, फाई 3
एंड ये 5-4। हाँ जी, ये जाई को बोलते हैं फ्लो लाइन, और जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको बोलते हैं फ्लो लाइन। तो ये क्या हो गया, जाई हो गया, और ये क्या हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 5-1, 5-2, 5-3। ये क्या है, कन्वर्जिंग फ्लो है, और कन्वर्जिंग फ्लो जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड। तो ये क्या बन गया आपका, एक्सेलरेटेड फ्लो नेट बन गया। क्या इनको डी एक्सेलरेटेड फ्लो नेट बना सकते हैं, जो डाइवर्जिंग, जैसे डाइवर्जिंग फ्लो होता है, तो यहां पर देखो, यहां पर फ्लो नेट जो है, ये जो फ्लो लाइंस मीट करेंगी और इधर जो है बाहर क्या निकल जाएंगी। तो यानी इसका मतलब है कि किस तरीके से ये कन्वर्ज हुआ, तो ये क्या होंगी, ये जो है, ये क्या होंगी, ये जाई 1, जाई 2, जाई 3 एंड जाई 4। ये 5-1, 5-2 एंड 5-3, ये क्या, कौन सा हो गया, डी एक्सेलरेटेड फ्लो। सोर्स एंड सिंक बता सकते हैं आप। हाँ जी, सोर्स एंड सिंक। सिंक में बताओ फ्लो किधर होता है। हाँ जी, सब फ्लो जो है, सब फ्लो डायरेक्शन, जो फ्लो क्या होंगे, फ्लो, जो आपके फ्लो क्या बोलते हैं इनको, फ्लो लाइंस जो बनेंगी, वो किधर, सारा जो है वो किधर आएगा, सेंटर की तरफ। तो अगर सिंक आपको बना गया, तो सिंक का उल्टा जो है सोर्स होता है। तो देखो, ये इसके 5 होंगे, ये हो गया 5-1, ये हो गया 5-2, और ये जो है सारा फ्लो किधर आ रहा है, टुवार्ड्स दी, अगर फ्लो कमिंग टुवार्ड्स दी सेंटर है, तो ये क्या होगा, इसका जाई 1, जाई 2, ये जाई 3। तो इस फ्लो को बोलते हैं सिंक फ्लो, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या होगा, सोर्स फ्लो। तो सोर्स फ्लो जो है वो किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ। हाँ जी, 5-1, 5-2, और ये 5-3, 5-4। ये जो है किधर जा रहा है, फ्लो जो है बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सोर्स हो गया, ये आपका सिंक फ्लो हो गया। तो एक डायग्राम यहां से पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाएगी, तो बना सकते हो स्टेटमेंट, बता सकते हो। हाँ जी, बना सकते हैं स्टेटमेंट। तो जो है चारों डायग्राम आप बना लीजिए। पानी पानी जाएगा तो कहाँ, एक ही पॉइंट पे जाएगा। काट नहीं रही है, वो टुवार्ड्स द सेंटर आ रही है। वो किसकी वजह से, किसकी वजह से, ज्योमेट्री ऑफ दी, जो आपके पास वहां पर अगर सिंक देख रहे हो, तो सिंक की ज्योमेट्री क्या, स्लोप की वजह से वो क्या कर रहा है, सेंटर पे आ रहा पानी। सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ जाना चाहता है, सिर्फ स्लोप की वजह से वो सेंटर की तरफ आ रहा है। क्लियर है। हाँ, इसमें क्या होगा, ये देखो भाई, बिल्कुल सही कहा, ये क्या होगा, इसका 5-1 होगा, और बाहर की तरफ क्या जाएगा, इसका 5-2। और इधर ये क्या होगा, बाहर 5-1, और अंदर क्या आएगा, इसका 5-2 आएगा। सोर्स एंड सिंक। चलिए नेक्स्ट है आपका, छोटे छोटे डेफिनेशन लिखा, लिखो आप। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलेशन एंड वर्टिसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई, हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि ये अगर फ्लूइड है, और फ्लूइड जो है
ये फ्लो कर रहा है और फ्लो करते करते ये जो है रोटेशनल मोशन में जा रहा है, तो ये अगर इसका एंगल बीटा है, ठीक है, तो यानी अगर ये क्लोज्ड पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो क्लोज्ड पाथ को फॉलो करने का मतलब है कि ये इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और इसकी वेलोसिटी सीधे आपको जो है इसकी इक्वेशन याद रखनी है, 1/2 del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y। ये क्या होता है, हाफ ऑफ del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y, ठीक है, ये है एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन, किसी भी फ्लो के लिए एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन। अब यहां पर आती है क्या, दूसरा हम बात करते हैं किसकी, वर्टिसिटी। वर्टिसिटी क्या होती है, वर्टिसिटी होती है ट्वाइस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट दूसरा हम क्या बोलते हैं, वर्टिसिटी। वर्टिसिटी जो है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और जब ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे इसके लिए, तो इक्वेशन क्या आएगी, del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y। और तीसरा होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है ये किसी क्लोज्ड पाथ में, ये क्या कर रहा है, क्लोज्ड पाथ फॉलो कर रहा है, क्लोज्ड पाथ में वर्टिसिटी इनटू अगर उस क्लोज्ड पाथ का एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, यहां पर सर्कुलेशन क्या होता है, वर्टिसिटी इनटू एरिया, और यहां से आप वर्टिसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्टिसिटी इज नथिंग बट सर्कुलेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड फ्लूइड पाथ डिवाइड बाय एरिया, तो वर्टिसिटी को सर्कुलेशन डिवाइड बाय एरिया भी बोल सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है किसकी, एंगुलर वेलोसिटी, वर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन की, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है हाफ ऑफ वर्टिसिटी होती है, अरे एंगुलर वेलोसिटी को आप देख सकते हैं, हाफ ऑफ वर्टिसिटी होती है, और वर्टिसिटी जो है वो क्या होती है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहां से एक नंबर आपका पक्का बन जाता है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन यहां से पूछी जाती है, नहीं तो ये 3D एनालिसिस इसमें हम करते हैं, और जो कि एनालिसिस बहुत ही बेकार है, ठीक है, कभी भी दिमाग में नहीं घुसने वाली एनालिसिस है, जब हम ये सर्कुलेशन, वर्टिसिटी या हम एंगुलर वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड डायनेमिक्स की। चलिए आज इसी को यहां पर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे जाना है, चलो आधा घंटा और ले सकता हूं आपकी क्लास। हाँ जी, कल जो है आपकी एनवायरनमेंट चल सकती है, और वो चलाएंगे मंडल सर। मंडल सर से पढ़ लोगे, हाँ जी, पढ़े हो, कोई पढ़े हैं मंडल सर से, ऑनलाइन पढ़े हैं, अच्छा, नाम सुना है मंडल सर का, हाँ, तो वो एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं रह पाऊंगा आपके साथ। बीएमसी पढ़वानी है, चलो ठीक है। तो कल और परसों जो है, कल जो है वो कराएंगे, शिवम सर अपना कंप्लीट कराएंगे सर्वेइंग, ठीक है। कल शाम को मैं आ जाऊंगा, परसों सुबह मैं क्लास लूंगा और परसों सुबह निकल जाऊंगा, ठीक है। और फिर परसों दिन में जो है यहाँ पर आएंगे मंडल सर, परसों दिन में मंडल सर आएंगे, तो या तो वो आप चाहते हो तो बीएमसी में मैं उनसे करवा लूंगा और इन्वायरमेंट में खुद कर लूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन्वायरमेंट में उनसे कराऊं और बीएमसी में पढ़ाऊं, ठीक है, चलिए, तो उनसे जो है बीएमसी में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं इसको, थैंक यू। अब देखो इसमें आपके